पुनः नमस्कार। धन्यवाद चित्रा जी, धन्यवाद मीनू जी जिसने मुझे यह सुनहरा मौका दिया। सभी को एक बार पुनः मकर संक्रांति एवं लोहड़ी की हार्दिक बधाइयाँ। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? जी, मेरी पहली कहानी है फागू काका। बुआ, फागू काका वहीं सरकारी अस्पताल में भर्ती है, जाकर देख आओ, भतीजी ने फोन पर कहा। जल्दी जल्दी काम निपटाकर सुरुचि तैयार होने लगी। बाहर बहुत कोहरा था। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही चल रही थी। सुरुचि ऑटो रोककर चल दी। रास्ते में रुककर ढेर सारे फल खरीदी। पता नहीं किस हाल में होंगे, बहुत बूढ़े हो चले थे। पिताजी के मरने के बाद भी मायके से जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़े। काका घर की खेती बाड़ी तो देखते ही थे। हाट बाजार, गाय बैल को सानी पानी देना सब उन्हीं का जिम्मा था। हाट से लौटते ताजी मछली हमेशा लेकर आते। पिताजी को मछली बहुत पसंद थी ना। अम्मा बनाने में आनाकानी करती तो दूसरे पर आंच जोड़कर बना देते। सभी बच्चों को कांटा खिलाते भी। अस्पताल नमस्कार सभी लोगों को लोहड़ी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भारती सिंह घाना आक्रा से, पश्चिमी अफ्रीका घाना आक्रा से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज पहली बार लघु कथा वाचन लाइव है तो थोड़ी नर्वस भी हूँ। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज मुझे लौट रही है। अस्पताल पहुंचते ही काकी दिखी। बूढ़ी काकी को रोते देख सरू समझ गई काका नहीं रहे। अस्पताल जी नमस्कार। गाड़ी दिला दी थी सरू ने। काकी के हाथ में 10,000 रुपए भी रख दिए। काकी, मैं आरिनी समूह का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जिसने मुझे यह मौका दिया कि मैं अपनी। जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं। हेलो, काकी के मुंह से बोल नहीं फूटे। शायद इतनी मदद की उम्मीद नहीं थी। घर आकर सरू ने कुछ कपड़े लिए और चल दी। सालों बाद मायके जा रही थी। नमस्कार सभी लोगों को टीले सब लोहड़ी स्वागत मकर कर रहे संक्रांति थे। की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भारती सिंह घाना आक्रा से, हालांकि गांव पश्चिमी बहुत बदल अफ्रीका गया घाना था। आक्रा से आप पक्के सभी का मकान, स्वागत पक्की करती हूँ। सड़क, दुकानें सब आज अनजान लग रहे थे। हनुमान चौरा भी अब मंदिर की शक्ल ले चुका था। साथ में लगा पीपल पेड़ मन्नतों के धागों से बंधा था। माथा टेकती आगे बढ़ गई। दरवाजे पर गाड़ी रुकी तो भतीजी दौड़कर आई। पैर छूते बोली, मुझे पता था बुआ आप आएंगी। सरू मुस्कुरा दी। फागू काका को कैसे छोड़ती? उसे अब तक मायके से जोड़ रखे थे। सरू को सब याद है। पिताजी के मरने के बाद जल्द ही दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया। अम्मा पहले ही चल दी। फागू काका आकर अपना काम देख जाते थे। उस बार तिल संक्रांत में किसी भाई ने सरू के यहाँ जाने का जिम्मा नहीं लिया। काका को लगता बुचिया राह देख रही होगी, पर कैसे कहते? नया चूड़ा, चावल, लाई, तिलवा, कपड़े इतना तो जाता ही था, साथ में सकोरा भर दही। काका किसी प्रकार ये व्यवस्था कर लेकर चले गए। सरू को पता भी न चलने दिया कि संदेश उन्होंने कैसे जुटाए हैं। 2-3 साल सरू को पता ही नहीं चला कि ये संदेश कहाँ से आ रहे हैं। वह तो भतीजे के मुंडन में गांव जाना हुआ। भाभीियों की बेरुखी तो समझ में आ रही थी। सोने की चेन लेकर आई थी सरू। जब केश लेने की पारी आई तो भाभी ने सस्ती सी साड़ी निकाल दी। गीतहार ने तो झुमका के गीत गा रही थी। हजामिन भौजी ने भी चिढ़ा दिया।
भौजाई के लटकन वाला झुमका उतारला, तब केस लीहा। भोज का कार्यक्रम जब आया, मेहमानों के संग बैठी सरू को कोई ढंग से पूछ भी नहीं रहा था। सरू ने सोचा, उसी का तो घर है, पूछने की क्या जरूरत है। खा पी कर देर रात तक बातें होती रही। सुबह जाना था। बात ही बात में सरू कह बैठी कि बाबूजी के जाने के बाद भी तो संक्रांत में सबसे अच्छा संदेश मेरे मायके से आता है। दोनों भाभियां अवाक। अरे यह क्या? बड़ी ने बात संभालते हुए कहा, अब कौन उतना चूड़ा दही खाता है? ठंड में कोई ले जाना भी तो नहीं चाहता। फागू काका भी अब बूढ़े हो गए हैं, उतना काम नहीं होता, उतनी दूर कैसे जाएं? छुटकी तो और तेज निकली। हम तो कहते हैं पैसे भेज दीजिए, सरू सब वहीं खरीद लेगी। अब चौंकने की पारी सरू की थी। सुबह फागू काका आए, गाड़ी तैयार थी। सरू के आंसू का बांध तो रुक ही नहीं रहा था। वह फागू काका को पकड़कर रोने लगी। फागू काका शायद समझ गए थे। बुचिया, मालिक का आशीर्वाद बनल रहे। उनकी भी आंखें बरस रही थी। तब की गई, अब फागू काका के मरने के बाद आई थी सरू। धन्यवाद। मकर संक्रांति के अवसर पर मेरी यह लिखी कहानी फागू काका एक ऐसे काका की कहानी है जो घर के कार्यों में मदद तो करते थे, पर पिताजी के मरने के बाद फागू काका ने पिताजी के जिम्मेवारियों का निर्वहन भी किया। सरू को तो पता ही नहीं चला। जी, मेरी दूसरी कहानी है बहाना। कई दिनों से बिटिया की खबर नहीं मिली। माँ का मन करता कुछ दिनों के लिए बुलाएं, पर बहुएं न जाने क्यों उसके आने पर मुंह बना लेती। दोनों माँ बेटी कितनी बातें करते थे। पूरी रात बीत जाती, बातें खत्म ही नहीं होती। बाबूजी भी कह देते, पता नहीं क्या घुट्टी पिला रही हो अपनी बेटी को। सच तो यह था, जब से मुक्ता बड़ी हुई माँ के और करीब होती गई। एक तरह से माँ की सहेली ही बन गई थी। पढ़ाई के साथ साथ माँ की रसोई में भी मदद कर लेती। माँ, तुम पर ये साड़ी जचेगी। क्या माँ, अभी से हल्के रंग के कपड़े पहनने लगी हो, ये मत पहनो। माँ, पार्लर चलो ना, कुछ तो अपना ख्याल रखो। माँ, वॉक पर चलो ना, साथ चलते हैं। ऐसी कितनी ही बातें थी जो पहले मुक्ता का मन रखने के लिए माँ करती, पर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। खुद में आत्मविश्वास भी आने लगा। मुक्ता के पापा भी कह देते, मैं तो सोचता था बिटिया के बड़े होने पर तुम बूढ़ी दिखोगी। यह तो गजब हो गया। माँ शर्मा जाती। घर में कौन सा उपकरण आना है, किस रंग के पर्दे अच्छे लगेंगे, फर्नीचर की पॉलिश करवानी है, यह सब स्त्री सुलभ गुण स्वतः उसमें आते गए। डरती थी माँ, कहीं इन वजहों से पढ़ाई से मन न भटक जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। माँ की बात मानकर उसने मन लगाकर पढ़ाई की, नौकरी भी लग गई। मुक्ता की शादी के बाद कितने अच्छे से घर संभालती है। हाँ, बच्चे होने के कारण नौकरी छूट गई। मायके आना जाना तो लगा ही रहता था, पर भाभियों के आने के बाद जरा कम हो गया। उन्हें दीदी का आना पसंद नहीं था। कभी न कभी कोई चुभती सी बात कह ही देती थी। माँ सब समझती थी, पर कुछ नहीं कह पाती। बुढ़ापे में बहुओं से कौन पंगा ले। बेटी के घर जाकर भी तो नहीं रह सकती थी। बहुएं बस काम भर ही माँ जी से बात करती थी। माँ जैसे अचानक अकेली पड़ गई, अपना ख्याल भी न रख पाती थी माँ। शायद इसी वजह से बढ़ती उम्र के कारण भी माँ बीमार रहने लगी। बाबूजी सब समझते थे, पर कुछ भी नहीं कह पाते थे। मुक्ता फोन पर ही माँ को सब समझाती।
माँ, अपना ख्याल रखा करो। बुढ़ापे में हाथ पैर सही सलामत रहना बहुत जरूरी है। सैर पर जाया करो, घर से बाहर निकला करो, लोगों से भी मिला करो। इस बार बच्चों की परीक्षा खत्म होने के बाद तीनों बहुओं को कहीं जाना था और समस्या ये थी कि माँ बाबूजी की देखभाल कौन करे। बाबूजी ने कह दिया, तुम सब निश्चिंत होकर जाओ, मुक्ता आ जाएगी कुछ दिन के लिए। माँ को भी बेटी को बुलाने का बहाना मिल गया। धन्यवाद। ये मेरी दूसरी लघु कथा जो माँ बेटी के अंतर्मन की कई बातें कहती है। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। जाते जाते एक छोटी सी लघु कथा, एक बात बता दूं, मेरी लघु कथाएं काल्पनिक नहीं होती है। मेरी लघु कथाएं तो बस आपके मेरे बीच जो चल रहे होते हैं संवाद, वहीं से निकल कर कलम में अपनी जगह बना लेती है। तो जाते जाते एक अंतिम लघु कथा, अपराध बोध। जी, यूं ही खरीदारी करते करते छोटी से टकरा गई अनुभा। छोटी नजरअंदाज करके निकल ही रही थी। अनुभा ने हाथ पकड़ लिया। मुझसे बात नहीं करोगी छोटी? दीदी, अब बात करने को कुछ नहीं है, छोटी कहती हुई निकल गई। अनुभा ने हाथ पकड़ लिया। छोटी, मेरा अपराध बोध मुझे विचलित करता है, मुझे माफ नहीं करोगी? सुना है वक्त हर घाव भर देता है। दीदी, कुछ घाव कभी नहीं भरते। छोटी रुक गई। मैं तुम्हारी मदद करने आई थी ना दीदी, तुम्हारे घर में, जब तुम्हारा आखिरी महीना चल रहा था। जीजाजी ने मौके का फायदा उठाकर मुझे शर्मसार किया। जब मैंने पुलिस में जाना चाहा तो तुमने अपने बच्चे और घर की दुहाई दे। माँ और पापा ने भी यही कहा, सब कुछ भुलाकर शादी कर लो। क्या इतना आसान था? तुम आर्थिक रूप से जीजाजी पर आश्रित थी। सब कुछ जानते हुए भी विरोध न कर पाई। इसीलिए पहले मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई ताकि कभी तुम सा लाचार ना होना पड़े। छोटी, क्या तुम कभी माफ नहीं कर सकती मुझे? दीदी ने पूछा। नहीं दीदी, तुम्हें माफ कर दिया तो मैं अपराध बोध से ग्रस्त हो जाऊंगी। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी लघु कथाओं को यहाँ समाप्त करती हूँ, इसे विराम नहीं देती हूँ। लघु कथाएं तो अनवरत जारी ही रहेगी, जो फिर मेरे और आपके संवाद से ही लिखी जाएगी। आप लोगों ने मुझे वक्त दिया, मुझे सुना। मैं तो नर्वस थी, फिर भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। सभी को लोहड़ी, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड़ तिल खाएं, जाड़े में मीठे मीठे